बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर ये वेव्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि आपके आने वाले जो लेक्चर्स हैं वेव्स से रिलेटेड उनमें आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें लेक्चर्स को। तो आज बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे बड़े या तो रट लेते हैं, चीज़ों को याद कर लेते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते। तो आइए आज के लेक्चर में हम फटाफट उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं ताकि आपके आने वाले लेक्चर्स क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। वेव वाला चैप्टर आज कर रहे हैं। वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टर्बेंस है। इससे पहले मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक गहरा ताल्लुक है। वेव को अगर अंडरस्टैंड करना हो तो आपको पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को करना पड़ता है। तो आप वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जब कोई बॉडी, अब फ़र्ज़ कर ले क्या कहते हैं कि पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो पानी में एक लहरें सी, यूँ कह लें कि पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वो डिस्टर्बेंस फिर आगे को ट्रैवल करती है। वो जो डिस्टर्बेंस आगे को ट्रैवल करती है उसे बोलते हैं वेव। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड है वो वोकल कॉर्ड डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, अब जोर लगा रहा हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेट करने से वो एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। एयर मॉलिक्यूल्स की डिस्टर्बेंस है, ये मेरे मुंह से इस माइक के ज़रिए कैमरे में जा रही है, कैमरे के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुँच रही है। तो बहरहाल ये सोर्स इस वक्त यूट्यूब है आपका, तो अगर आप मेरे सामने बैठे होंगे तो फिर डायरेक्ट आपका जो मीडियम होगा वो एयर होगा, एयर के थ्रू। तो बहरहाल जो वेव होती है उसे कहते हैं डिस्टर्बेंस को। जब कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहते हैं वो वेव जनरेट हो गई है, और वो वेव, वो जो डिस्टर्बेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वेव क्या होती है, हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, इट इज़ अ मोड ऑफ, पहले तो मैं इसको यूँ कह देता हूँ, इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। Disturbance in the medium। मीडियम में डिस्टर्ब होना, और लाजमी नहीं कि मीडियम भी प्रेजेंट हो, किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है, विदाउट मीडियम भी हो सकती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मीडियम में डिस्टर्बेंस या विदाउट किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस है उसे वेव बोला जाता है। और ये वेव करती क्या है? ये वेव एक्चुअली में एनर्जी को कैरी करती है, मोमेंटम को कैरी करती है और नेक्स्ट शिफ्ट कर देती है। यानी इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर मैं पानी में पत्थर फेंकता हूँ तो पत्थर फेंकने की वजह से जो पानी में डिस्टर्बेंस आती है, क्या वो पत्थर फेंकने से पानी आगे को शिफ्ट हो जाता है? तो हकीकत में हमें वो जो आगे की चीज़ें दिखती है वो हमें ऐसे फील होता है जैसे पानी आगे को जा रहा है, जबकि पानी आगे नहीं जाता, पानी अपनी जगह पर ही मौजूद है, लेकिन उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो आगे को ट्रैवल कर रही है। तो वो आगे ट्रैवल करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, सारी बात है, वो वेव की शक्ल में आगे जा रही है। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने की वजह से जो मेरे माउथ के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं वो आप तक नहीं आ रहे, बल्कि एक एनर्जी आप तक आ रही है। तो हम कहते हैं कि ये वेव जो है ये एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि एनर्जी का मोमेंटम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सही है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं जी कि सर मोमेंटम के P = mv होता है, और m मैस तो होना चाहिए और वेव का मैस तो नहीं होता। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, P = h/λ डी ब्रॉय में, तो वहाँ पर जाके भी डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। लेकिन कहने का मकसद ये था कि मोमेंटम का ताल्लुक सिर्फ मैस के साथ नहीं है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो वेव है या पार्टिकल, उसका मैस, उसका जो मोमेंटम होता है, और मोमेंटम होता है तो उसकी एनर्जी भी होती है। तो ये इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो ये एनर्जी मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है, डज नॉट ट्रांसफ़र मैटर, या विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ये इस बात को ये समझ लें कि मैंने भी पानी वाली मिसाल दी है, मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड आप तक नहीं आ रहा, या मेरा मुंह आप तक नहीं आ रहा, मेरे सिर्फ अल्फाज आप तक आ रहे हैं, मेरी साउंड आप तक आ रही है। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी मैं अपनी जगह पर हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड मेरे गले के अंदर ही है, मेरा मुंह मेरे यहाँ तक ही है, लेकिन जो आप तक पहुँच रही है वो एनर्जी है, और वो एनर्जी का जो आने का जो एक तरीक़ाकार है वो एक डिस्टर्बेंस है जिसे हम कहते हैं वेव। तो
डज नॉट ट्रांसफर मैटर, ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ वेव्स नजर आती है, कुछ वेव्स नजर नहीं आती। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो आपको साउंड वेव्स नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर रस्सी के अंदर आप इस तरह से प्रोड्यूस करें, उसमें प्लग करें तो उसके अंदर वेव नजर आती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, विजिबल एंड इनविजिबल। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, विजिबल और इनविजिबल, ये समझ आ गई, नोट करते रहे अपनी कॉपीज के ऊपर। जो सबसे मेन चीज़ है वो दो तरह की वेव होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने के लिए अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो यहाँ पर मेरे और आपके दरमियान में, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप मेरे सामने बैठे हुए क्लासरूम के अंदर, तो मेरे और आपके दरमियान में एक एयर है, और अगर ये एयर प्रेजेंट ना हो तो मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। फिर आपको ऐसा लगा, देखा तो आपने तो आपको अभी आप सोच रहे हो कि शायद म्यूट हो गया, नहीं म्यूट नहीं हो रहा, मैं बोल रहा था। मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताने की कोशिश की कि जब एयर प्रेजेंट ना हो तो फिर बिल्कुल ऐसे महसूस होगा जैसे भी आपको पहले हुआ कि सिर्फ आपको मेरा मुंह हिलता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन मेरी साउंड आप तक नहीं पहुंच रही थी, तो आपको इस तरह की महसूसमेंट होगी। तो मतलब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो कि मीडियम रिक्वायर करती हैं। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर होगी तो उसमें वेव प्रोड्यूस की जा सकती है, तो स्ट्रिंग जो है उसका एक मीडियम समझ लें जिसके ज़रिए वो वेव आगे ट्रैवल होगी। अगर हवा में खाली ऐसे करते रहेंगे तो कोई वेव नहीं जा रही, हाँ वो वेव जो हवा में डिस्टर्ब हो रही है वो शायद नज़र नहीं आ रही। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स, ये बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इनको चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। एक होती हैं जी मैकेनिकल और एक होती हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है, रिक्वायर ए मीडियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट आता है कि किसी की वेव को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ लाजमी चाहिए होती है, क्या मीडियम रिक्वायर है किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे तो अभी नज़र आ रहा है कि मीडियम ना भी हो तो फिर भी वेव प्रोड्यूस होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। हाँ, मीडियम कंपलसरी है इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करनी है तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करनी है तो मीडियम का रिक्वायर होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी चीज़ ऐसी लाजमी होनी चाहिए जिसके बगैर वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती? ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछा जा सकता है आपसे कि विच इज़ द बेसिक कंपल्शन टू प्रोड्यूस ए वेव। सिंपल वेव की बात हुई है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात नहीं। तो अभी हमने बताया कि वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है, देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मेरे गले में अगर वोकल कॉर्ड ना होगा, मैं जितना मर्जी बोलता हूँ आप तक मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो मेरा वोकल कॉर्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से पानी में जब पत्थर फेंका तो पत्थर ने जाकर वहाँ पे डिस्टर्ब किया उस वाटर को, उसमें वाटर वेव जनरेट की हैं। तो कहने का मकसद ये है किसी भी वेव को, किसी भी डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करने के लिए देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, देयर इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वेव को प्रोड्यूस करने की। तो मैंने क्या कहा, क्या चीज़ चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? टू प्रोड्यूस ए वेव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या मैंने बताया? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, हम सिंपल में एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो डिस्टर्ब करे, तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बोलने की शक्ल में वोकल कॉर्ड एक ऑब्जेक्ट है, पानी में फेंका पत्थर एक ऑब्जेक्ट है, या जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करनी होती है तो चार्ज को ऑसिलेट करना होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है।
ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है टू प्रोड्यूस। जो सेकेंडरी कंडीशंस हैं वो फिर डिपेंड करती हैं, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैकेनिकल वेव है तो फिर आपको मीडियम भी रिक्वायर होगा ऑब्जेक्ट के साथ साथ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फिर आपको मीडियम रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, कोई डिटेक्ट करने वाली चीज़ भी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये थी कुछ दो तरह की वेव्स और उनकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्राइमरी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी। इसमें एक और तरह की वेव जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, लेकिन वो भी इसकी टाइप्स में ही आता है, और वो तो क्वांटम लेवल की कह सकते हैं वेव्स हैं। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जा सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या क्वांटम लेवल पे जाके जब बात की जाती है तो वहाँ पर एक और तरह की वेव आती है, इसे मैटर वेव कहा जाता है। तो उसको भी यहाँ पे उसमें कैटेगरी में शामिल कर रहा हूँ। तीसरी तरह की जो वेव है वो है जी मैटर वेव। मैटर वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेव्स, और ये हम इंशाल्लाह क्वांटम मैकेनिक्स में जब पहुंचेंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली डी ब्रॉय वेव्स है। आपको अगर थोड़ा सा याद करवाता चलूँ, मैं रिवाइज करवाता चलूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि जैसे कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल कैन बिहेव लाइक ए वेव, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। हर पार्टिकल के पास एक वेव होती है। तो ये खैर ये क्वांटम लेवल की बात है, क्वांटम मैकेनिक्स में जाके हम क्वांटम फिजिक्स में जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट अब तीन तरह की वेव्स होंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव। आइए अब हम यहाँ पे फिलहाल हमारा इस ताल्लुक रहेगा मैकेनिकल वेव्स के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। मैकेनिकल वेव्स कितनी तरह की होती हैं? तो हमें मैकेनिकल वेव दो तरह की मिलती हैं। मैकेनिकल वेव्स, there are two types of mechanical waves। एक होती हैं जी लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, ये लें जी। अब लॉन्गिट्यूडनल का जो वर्ड है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल। ये जो वर्ड की मिसाल दे रहा हूँ, वर्ड का जो मतलब है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। ये पैरेलल के लिए टर्म यूज़ की जाती है, और ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? परपेंडिकुलर। अब ये पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसको मैं एक समझा देता हूँ। फ़र्ज़ के लिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपने दीवार से बांधी और आप उसको इस तरह से इसमें एक रिपल्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वेव जो आपको नज़र आएगी कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये स्ट्रिंग है, तो आपको इस तरह की इसमें कुछ वेव्स नज़र आएंगी। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये दीवार है, यहाँ पे आपने इसको अटैच किया, ये वॉल है, और आपने ये वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं इसके कुछ पार्टिकल्स को डिनोट करता हूँ कि ये स्ट्रिंग ज़ाहिर पता पार्टिकल्स पर है, तो ये पार्टिकल्स कुछ बना देता हूँ यहाँ पे। दीज आर द पार्टिकल्स, ओके। अब यहाँ पे ये पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी? ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। रस्सी तो नहीं आगे जा रही ना, रस्सी तो अगर आपके आगे चली जाती तो फिर आप भी रस्सी के साथ आगे जाते, या आपके हाथ से छूट जाती। रस्सी अपनी जगह पर मौजूद है, आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। सिर्फ उसके जो पार्टिकल है, ऑब्वियसली सी बात है कि क्या कर रहे होंगे, यहाँ से अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, ये डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वेव किस तरफ जा रही है, तो वेव मेरे हाथ से दीवार की तरफ जा रही है, यानी वेव की जो डायरेक्शन है, वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। ये है वेव मोशन। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव जा इस तरफ रही है। मतलब पार्टिकल्स की मोशन क्या है, ये पार्टिकल यहाँ अप है, ये पार्टिकल है यहाँ ये डाउन है, जबकि वेव किस तरफ है, ये इस तरफ है। तो ये आ गई वेव मोशन, और ये मोशन किसकी आ रही है, पार्टिकल्स की मोशन, पार्टिकल मोशन। अब जो पार्टिकल की मोशन है और जो वेव की मोशन है, उनका आपस में कितना एंगल आ रहा है,
आप देख सकते हैं ये वाला एंगल आ रहा है 90 डिग्री, यहाँ से भी देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरह की वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन का आपस में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस एग्जांपल ये वाली वेव्स इन स्ट्रिंग वाली एग्जांपल है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर। अच्छा इससे एक और मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। अगर आप पानी वाला टप लें, उसमें पेंसिल डिप करें, इस तरह से उसमें मूव करें, तो आपकी पेंसिल अप एंड डाउन मूव कर रही है, लेकिन उसमें जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो ट्रैवल करेंगी अवे फ्रॉम द पेंसिल, यानी पेंसिल अप एंड डाउन है लेकिन वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर में, तो ये भी एक ट्रांसवर्स वेव होगी। अभी मैं वाटर वेव की मिसाल एग्जांपल देता हूँ। आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। अब आप स्ट्रिंग की बजाय एक क्या ले लें, स्प्रिंग ले लें, ठीक है। स्प्रिंग को आप अटैच कर लें वॉल के साथ और आप इसको बजाय कि अप एंड डाउन मूव करें, अब आप इसको इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करें जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर ये क्या होगा कि अगर मैं स्प्रिंग की बात कर लेता हूँ, तो स्प्रिंग है ये वाला, आपने इसको दीवार के साथ अटैच कर दिया, आप इसको यूं हाथ से मूव करवाएं, तो आप क्या देखेंगे, अगर मैं इसके पार्टिकल्स को डिनोट कर दूं, इसके पार्टिकल यूं बना देता हूं, ये पार्टिकल्स मैंने इसको बना दिए। अब पार्टिकल जाहिर बात आपके हाथ से आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, इस तरफ को जाएंगे, ये दीज आर द पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग, या बैकवर्ड को ये डॉटेड से शो कर देता हूं ताकि आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। चलें और पार्टिकल्स बना देता हूं, आगे को या पीछे को, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जाहिर बात है वेव भी किधर जा रही होगी, टुवर्ड्स द वॉल, यानी वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किस तरफ है, इसी तरफ को। यानी मैं ऐसे बना देता हूं, अगर ये लें, यानी ये मैंने पार्टिकल बना दी, रेड कलर में मैंने वेव बना दी। ये रेड वाला क्या शो कर रहा है, वेव मोशन, और ये वाले क्या है, पार्टिकल मोशन। तो अब देखें पार्टिकल की जो मोशन है वो इस तरफ को है या इस तरफ को है, और जो वेव है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ को जा रही है। तो रेड वाली वेव मोशन है और ये वाली पार्टिकल मोशन है, और पार्टिकल मोशन और वेव मोशन आपस में क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री बना रही है, ऐसे ही है, तो पैरेलल है, इसलिए इन्हें इस टाइप को वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि जब मैं साउंड प्रोड्यूस करूं अपने गले से, या इवन आप क्या कहते हैं, आप अगर अपना लाउड स्पीकर देखें, जो स्पीकर होता है उसमें गौर कीजिए ज़रा, जब वो वाइब्रेट करता है तो इस तरह से वाइब्रेट करता है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वाइब्रेट करता है, तो उसके पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव भी आपकी तरफ आ रही होती है। तो इस तरह की जो वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, जिसकी एक एग्जाम्पल है आपके सामने साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द वेव्स इन द स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब यहाँ पे एक वेव बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं वाटर वेव्स। पानी में पत्थर फेंका, उसमें वेव प्रोड्यूस हुई, वो वेव्स कौन सी होंगी? पहली बात तो वाटर वेव्स हैं, विजिबल वेव्स हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी या ट्रांसवर्स होंगी। तो याद रखिएगा वाटर वेव्स ना तो कम्प्लीटली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं ना ही कम्प्लीटली ट्रांसवर्स होती हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो मीडियम के अंदर, सॉलिड मीडियम के अंदर या डेंसर मीडियम के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सॉलिड या डेंसर मीडियम के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती। डेंसर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आप जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना, या पानी की बात कर रहे थे, वाटर वेव्स हैं। पहली बात तो वाटर वेव्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वेव्स। वाटर वेव्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वेव्स का मतलब क्या है? मतलब ना तो ये कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल डिस्क्राइब किया जा सकता, ना ही ट्रांसवर्स कहा जा सकता। जब आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं,
लेकिन वेव आगे को जाती है तो एट द सरफेस पे ट्रांसवर्स होती है, टॉप ऑफ द सरफेस पे क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स। और जबकि बॉटम पे जाके बियॉन्ड क्यों कह लें कि अंडर डेप्थ में जाके ये ट्रांसवर्स नेचर इनकी डाई आउट हो जाती है और ये क्या करती हैं फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है। इन दैट सेंस हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वेव्स हैं, ठीक है। तो आप इसे यूं भी याद रख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, वो डेंसर मीडियम के अंदर लाइक वाटर है या सॉलिड है, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती बल्कि जल्दी डाई आउट कर जाती हैं। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट इन सॉलिड या डेंसर पार्ट या लिक्विड भी कहा जा सकता है। इनमें मुश्किल है ट्रैवल करना, लेकिन जो लॉन्ग, इसी यही वजह है कि अगर आपने जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप जब भी पानी की गहराई पता करनी हो तो आप कौन सी वेव यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक्स। और वो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों नहीं हम एक्सरेज यूज़ करते, जैसे हालांकि एक्सरेज की जो स्पीड भी ज़्यादा होगी, स्पीड अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। पानी में भी चलो बेशक कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन कम से कम स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ही होगी। उसके बावजूद हम क्यों एक्सरेज नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि एक्सरेज आर ट्रांसवर्स इन नेचर और उससे हम वो डाई आउट हो जाएंगी, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पानी की गहराई या किसी भी सी या रिवर की डेप्थ को फाइंड करने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका कुछ पॉइंट कि ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड में भी डाई आउट हो जाती है, लेकिन सॉलिड्स में तो बिल्कुल जल्दी डाई आउट हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होंगी, ट्रैवल कर पाएंगे। ये था कुछ बेसिक सी चीज़ें, बड़ी चीज़ें रिवाइज करवाई है मैंने आपको, अपने मैट्रिक पे अपने 10th लेवल पे पढ़ लिया, इंटर लेवल पे पढ़ लिया, इन चीज़ों को रिवाइज करवाया। अब बातें असल चीज़ के ऊपर जो मैंने आज आपको समझानी, जो कि बच्चों को सब चीज़ें रटी होती हैं, उनको फ्रिक्वेंसी निकालना नहीं आती, वेव की फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वेव की स्पीड कैसे निकालते हैं, वेव की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास डस्टर भी है, मैंने हाथ पे भी डस्टर बना लिया हुआ है। तो जब तक मैं रेस करता हूँ आपसे कुछ बातें करता हूँ मैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है ना अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, ख़ास तौर पर फिज़िक्स से रेलिवेंट, तो आप एक काम करें कि मेरा ये बॉटम पे अभी कि नंबर शो होगा आपको, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कंसल्ट करें। मैं पहले बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होंगे कंसल्टेंसी के। आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं ऑडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में। और अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें व्हाट्सएप पे तो फिर आप मुझे मेरे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप ईमेल ज़्यादा डिटेल में ना जाए, मतलब एक ही ईमेल, जो भी मसले मसाला आपने एक ही ईमेल में मेंशन कर देने हैं तो उसका रिप्लाई मैं आपको ईमेल में कर दूंगा। तो ये मेरा ईमेल भी आपको अभी बॉटम पे नज़र आ जाएगा। तो आपके लिए दो सोर्सेज हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा खैर आते हैं जी मज़ीद अगली बात की तरफ। कभी आपने शॉक वेव्स का नाम सुना है? शॉक वेव्स, पहले मैं पीरियोडिक वेव्स के बारे में बताता हूँ, फिर मैं शॉक वेव्स के बारे में बताता हूँ। पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? ये पीरियोडिक की जो टर्म है मैंने इसे प्रीवियस सिंपल हार्मोनिक मोशन में समझा चुका था आप लोगों को। अगर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो पीरियोडिक है, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज इन पीरियोडिक मोशन, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस is in periodic motion, तो वो जो वेव प्रोड्यूस करेगा उसे नाम देंगे पीरियोडिक वेव, ठीक है, यानी रिपीट करेंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम।
एक होती है शॉक वेव्स, शॉक वेव्स, शॉक लग गया मुझे, शॉक। अभी मैं इसकी जो वेव इक्वेशन है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। शॉक वेव क्या होती हैं? शॉक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो रिपीट नहीं होती। एक पल्स आती है, यूँ कह लें कि लहर आती है और वो लहर चली जाती है, वो लहर दोबारा नहीं आती। ठीक है जी, उन्हें कहते हैं शॉक वेव्स। पल्स प्रोपागेट करती है, इसमें लिखता हूँ पल्स प्रोपागेशन, पल्स प्रोपागेशन। अब पल्स प्रोपागेशन का मतलब क्या है जी कि आपकी जैसे वेन, ये नब्ज़ चलती है, वेन चलती है, ब्लड वेसल्स, तो ये पल्सेस चल रही हैं, यहाँ हार्ट बीट की पल्सेस हैं। तो अगर फ़र्क करें ये एक दफ़ा चल के बंद हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन चलें छोड़ें इस बात को। हार्ट बीट जो है वो एक दफ़ा पल्स जनरेट करे, बाद में ख़त्म हो जाए, चलना बंद हो जाए, तो हमारे जिस्म में खून की जो लहर दौड़ेगी उसके बाद रुक जाएगी वो। इसे कहते हैं पल्स प्रोपागेशन, पल्स वेव। ठीक है, शॉक वेव्स कहते हैं इसे। और ये प्रोड्यूस होती हैं ऐसी वेव ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान प्रोड्यूस होती है। जब ज़िलज़िला आता है, ज़िलज़िला के दौरान पैदा होने वाली, उर्दू में लिख दिया मैंने, लहर को, मौजों को, उर्दू में वेव्स को मौजें बोलते हैं। गो एंड किल द वेव्स, जा जाके मौजें मार। तो ज़िलज़िला के दौरान जो पैदा होने वाली, यहाँ पे वेव्स लिख देता हूँ मैं, अब मौजें बोलते हैं उर्दू में उसे। पल्स, पल्स वो एक लहर दौड़ती है पूरी ज़मीन के अंडरग्राउंड में, जो पूरी ज़मीन को हिलाती है, ये पर्टिकुलर पार्ट को हिलाती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है वो। तो पीरियोडिक नहीं है, तो इस तरह की वेव्स हम बोलते हैं शॉक वेव्स बोलते हैं। तो बहरहाल ये कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप नोट कर सकते हैं। आइए पीरियोडिक वेव्स के ऊपर चलते हैं। पीरियोडिक वेव अपने आप को रिपीट करेंगी, बार बार रिपीट करेंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब तक उनका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब करता रहेगा तब तक वो प्रोड्यूस होती रहेंगी और वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में चलती रहेंगी। इस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए देखें, कोई भी मोशन है उसको तीन चीज़ों से डिस्क्राइब किया जाता है। उसका स्पीड होनी चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन वेव को अगर कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना हो तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ। अगर हम किसी भी वेव की जो डिनोशन है या उसकी जो वेव फॉर्म है या उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीक़ेकार है, बेशक वो लॉन्गिट्यूडनल हो, बेशक वो ट्रांसवर्स हो, उसको हम साइन वेव से डिनोट करते हैं। साइन वेव यानी कि इस तरह से। ठीक है जी, ये मैंने अपने प्रीवियस सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में आपको समझा दिया था कि कैसे बनती हैं। इस तरह से किसी भी वेव को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर तो वो ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है ट्रफ। और ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारी चीज़ें मैं अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में कवर कर चुका हूँ। इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ये लाइन जो स्ट्रेट है, यानी अपर पार्ट इक्विलिब्रियम से अपर पार्ट क्रस्ट है, ट्रफ है। ये क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। इसी तरह से अगर एक ट्रफ हो यहाँ पे, तो एक ट्रफ से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोला जाएगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो फिर इसे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो रेयरफेक्शन, कम हो तो कंप्रेशन। तो बहरहाल कोई भी वेव हो उसको डिनोट ऐसे किया जाता है। हम नॉर्मली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को भी क्रस्ट ट्रफ से आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन पे नहीं जाऊंगा। तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला तो कितना हो गया? वेवलेंथ। और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी उल्टा वाई लिख सकते हैं आप। लेकिन
इस क्रस्ट, ये क्रस्ट है और ये वाला आ गया ट्रफ, ये तो क्रस्ट से ट्रफ का जो फासला होता है उसे आधा हो गया, ये इसे बोलते हैं लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं जी? हाफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का हाफ, लैम्डा बाय 2। तो ये वेवलेंथ समझ आ गई। अब ये वेवलेंथ फाइंड कैसे करते हैं, इस वेव की स्पीड क्या होगी, इस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो सुनिएगा ज़रा। आप लोगों ने एक वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है, वेव इक्वेशन, और वो वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f को हम लिख सकते हैं 1/t, तो लिखा जा सकता है लैम्डा बाई कैपिटल T, ये t टाइम पीरियड है। दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर द पीरियोडिक वेव्स, ओनली वैलिड फॉर द पीरियोडिक वेव्स। ये किसी और वेव पर नहीं लग सकता, शॉक वेव नहीं लगा सकते आप, ठीक है, इस पे लगा सकते हो ओनली पीरियोडिक वेव्स। साउंड है, वेव्स इन स्ट्रिंग है, वाटर वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, ये सारी एग्जांपल हैं पीरियोडिक वेव्स की। v स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब हम आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जानते हैं, लैम्डा मैंने बता दी, स्पीड का आपको पता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद की हुई हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब असल चीज़ जो आपको नहीं पता, मेरे ख्याल में 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, नहीं पता किसी चीज़ को। मैं फ्रीक्वेंसी को निकालने का एक तरीक़ाकार बताता हूँ, एक क्वेश्चन की शक्ल में। डेफिनेशन याद है ना आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ये हो गया। वेवलेंथ क्या हो गया, इससे यहाँ तक का फासला एक वेव का। अब फर्ज कर ले एक रिवर है, ये एक नहर है, ये नहर, ये कनाल, ठीक है, ये कनाल है। कनाल मतलब मैं रकबा नहीं बता रहा, वो जो कनाल होता है, ये कनाल रोड जो होता है, ठीक है। नहर बह रही है, यहाँ भी नहर है, पानी यहाँ पे बह रहा है। एक शख्स यहाँ पर है और एक शख्स यहाँ पर है, नहर के उस किनारे, नहर के इस किनारे, उस रोड पे, इस रोड पे। इस दोनों रोड्स के दरमियान में जो फासला है ना, वो फासला ज़्यादा नहीं तो 100 मीटर कर लेते हैं। 100 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में। और ये पर्सन जो है 1 और ये 2, 1 वाला एक पत्थर फेंकता है यहाँ पे ज़ोर से, ये उसने ज़ोर से पानी में पत्थर फेंका इस किनारे पे, तो पानी में वेव प्रोड्यूस हुई और ये वेव यहाँ से ट्रैवल करेंगी आगे को, इस तरफ को, ऐसे ही गोल गोल आगे को जाएंगे। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करना सिखाता हूँ। मैं आपको, वेव प्रोड्यूस हुई, पर्सन 2 ने उन वेव्स को काउंट करना शुरू किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में जो उसने वेव्स काउंट की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितनी भी वेव्स हैं उसने काउंट की, तो वो वेव्स निकली 400। कितनी निकली? 400 वेव्स, ठीक है। और उसने काउंट करने में कितना टाइम लगाया, यानी 5 सेकंड में उसने लगाया टाइम। टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकंड। अभी ये 5 सेकंड उसकी अपनी मर्जी से नहीं है, उसने 5 सेकंड में इतनी वेव्स काउंट की हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, v। कुछ भी नहीं गिवन, हमें टाइम गिवन है और वेव्स की तादाद गिवन है, तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। अब आपको मैं ये फाइंड करना सिखाता हूँ, जो मेन चीज़ है जिसमें से MCQ बनता होता है, ये बन सकता है और बच्चों को नहीं आता होता वो। देखिए, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले गलती सुनिए, आप क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है जी, आप करेंगे 1/5, ऐसे ही करेंगे, और जो भी आंसर आएगा आप लिख देंगे, और ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 1/t होता है, नो डाउट, कोई मसला नहीं। लेकिन ये देखिए, ये जो कैपिटल T होता है, ये टाइम पीरियड होता है। फ्रिक्वेंसी का जो असल फार्मूला होता है वो सुन लिया ज़रा आज, ये गलती नहीं करनी, ये टाइम पीरियड होता है, जो कि हमें टाइम गिवन है वो टोटल टाइम है, टाइम पीरियड नहीं गिवन। अब टाइम में और टोटल टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, ये पहले मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले लेक्चर के अंदर। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला अगर निकालना है ना, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन।
कि वो कितनी टाइम में प्रोड्यूस हुई हैं। जितनी वेव प्रोड्यूस हुई है कितने टाइम में प्रोड्यूस हुई हैं, तो वेव कितनी प्रोड्यूस हुई है 400, और कितने टाइम में प्रोड्यूस हुई है 5 सेकंड में। ठीक है, तो ये फार्मूला याद कर लें कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ना कि 1/t। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी। डिवाइड करें कितना आंसर आ जाएगा, 80 आ जाएगा जी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई जी 80 हर्ट्ज की, या 80 पर सेकंड, यूनिट तो हर्ट्ज हो गया। ये आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा दी मैंने, ये फार्मूला नोट कर लें। तो आपको लैम्डा भी पूछा गया, लैम्डा कैसे निकालना है सुनिए जरा। लैम्डा का फार्मूला होता है जी कि अब मुझे बताएं ये कितनी वेव्स हैं टोटल 400, और कितने डिस्टेंस में है 100 मीटर के। तो आपने करना है टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया हुआ है डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेव्स, यानी फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में नंबर ऑफ वेव्स ऊपर आएगा, टाइम नीचे आएगा, लेकिन वेवलेंथ के फार्मूले में नंबर ऑफ वेव्स नीचे आएगा। इस तरह से आप वेवलेंथ फाइंड करते हैं। अब पूछे तो आप एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे तो 400 वेव्स हैं, तो हमें क्या पता एक वेव की साइज कितना है। तो आप ऐसे फाइंड करेंगे लैम्डा किसके बराबर आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है जी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है, और उसमें कितनी वेव्स आ रही हैं 400 वेव्स आ रही हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/4 या 0.25 मीटर। यानी एक वेव का जो साइज़ है, यानी एक वेव की जो वेवलेंथ है वो 0.25 मीटर की है। अब स्पीड का फॉर्मूला v = f लैम्डा, क्लियर। v = f की वैल्यू कितनी आई है जी, ये कहाँ पर गई 80, और यहाँ पे आ गया 0.25। आगे आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं, सोल्व नहीं करना आता डेसिमल ख़त्म करें, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 88, और इसको जाएगा 2.5 आएगा, और 2.5 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा 16, और 16 और 4 20, नहीं 16 और 8 24 आंसर आएगा, नहीं 20 ही आएगा, सही कह रहे हैं, पहले ठीक था। v = 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, और इसकी स्पीड तो जाहिर बात है v = f लैम्डा से निकाला जा सकता है। तो ये है मेन चीज़ आज के लेक्चर की, जो आप बच्चों को नहीं आती होती, फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी आती, वेवलेंथ नहीं निकालनी आती। ठीक है जी, ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब एक ख़ास चीज़ जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, अहम है, वो देख लें ज़रा। वो चीज़ क्या है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइक मेरे पास 2 मीडियम है, यहाँ पर ये बाउंड्री है मीडियम की, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें एक डेंसर मीडियम है, ठीक है जी। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है ये वाला, और ये वाला मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है। अब वेव जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं वेव के अंदर। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड पानी में चली जाती है, पानी से निकल के बाहर आ जाती है, तो क्या इफेक्ट होगा वेव के ऊपर। अगर तो वेव रेयर से डेंसर में जा रही है, मैं 2 चीज़ें बताऊँगा। 2 वेव्स थी, एक थी मैकेनिकल वेव, ठीक है, W आना सॉरी, मैकेनिकल वेव, और दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी, दोनों का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है मीडियम चेंज करने के ऊपर। अगर तो मैकेनिकल वेव रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी कि इधर से इधर को जा रही है, मीडियम चेंज कर लेती है। एक होता है मीडियम से टकरा के बाउंड्री से वापस आ जाना, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। मैकेनिकल वेव जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, या डेंसर से रेयर में आती है, या यहाँ से वापस आए इधर को, तो डेफिनेशन पे जरा गौर कीजिएगा फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अब अगर नंबर ऑफ वेव्स जैसे यहाँ पर आया 80 वेव्स हैं रेयर मीडियम के अंदर, तो किसी दूसरी मीडियम में जाके क्या उनकी तादाद पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं।
वो उतनी ही रहेंगी, तादाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैकेनिकल वेव रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर में रेयर में आए, इवन मैकेनिकल वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में आए, तो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कौन सी होगी? F इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस फार्मूला के मुताबिक जब भी फ्रिक्वेंसी, जब भी मीडियम चेंज होगा, तो इस फार्मूला के मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बट कंडीशन इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? जब रेयर पार्ट से डेंसर पार्ट में जाती है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ है या उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पीड, सॉरी इस पार्ट लेना, स्पीड इंक्रीज तो वेवलेंथ भी इंक्रीज। मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ। जब वापस आएगी डेंसर से रेयर में तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, बट फ्रिक्वेंसी सेम सेम इस फार्मूला के मुताबिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर टोटली अपोजिट है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयर पार्ट से डेंसर पार्ट मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ स्पीड कम हो जाती है। जब रेयर से डेंसर में जा रही होती है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाती है? कम। और जब डेंसर से रेयर में आती है तो स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा, वेवलेंथ भी क्या हो जाती है? ज़्यादा। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। मैकेनिकल वेव में हम ले लेते हैं साउंड। साउंड जब एयर से वाटर में जाती है स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? एयर एक रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। लेकिन जब लाइट एयर से वाटर में जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों का बिहेवियर अपोजिट है। मैकेनिकल वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, और अगर इसका इन्वर्स होगा तो स्पीड कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, बट फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि V और लैम्डा का रिलेशन बन सकता है अगर फ्रिक्वेंसी सेम रहे। और फ्रिक्वेंसी कब सेम रहेगी? जब वेव अपना मीडियम चेंज कर रही हो। तो जब भी वेव अपना मीडियम चेंज करेगी तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से रेशो वाला क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं कि जी V1 ओवर V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। इस फार्मूला से अगर आपको कोई 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो 4 आप फोर्थ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मसलन आपको गिवन है जी कि रेयर पार्ट में इतनी वेवलेंथ है, डेंसर पार्ट में जाकर कितनी वेवलेंथ होगी, है रेयर पार्ट पे इतनी स्पीड थी तो डेंसर पार्ट में कितनी स्पीड होगी, आप फाइंड कर सकते हैं। वो भी फिलहाल मैं नहीं करवा रहा। तो V का और लैम्डा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन जब फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी और फ्रिक्वेंसी कम सेम रहेगी जब वेव का मीडियम चेंज होगा। तो जब भी मीडियम चेंज हो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, V एंड लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर सेम मीडियम के अंदर है, लाइक मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है? अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना तो फिर आपने, देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि एक तरफ एक औरत बोल रही है और उसी के साथ खड़ा एक मर्द बोल रहा है, दोनों सेम मीडियम के अंदर बोल रहे हैं। अब नो डाउट औरतों की साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, मर्दों की साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, ठीक है? बट दे आर द सेम मीडियम, सेम मीडियम है, सेम वेव है। तो अगर मीडियम सेम हो तो फिर आपने क्या चीज़ सेम रखनी है? क्योंकि सेम मीडियम है, सेम वेव है, वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी। स्पीड, इफ द मीडियम इज सेम, तो अगर स्पीड को सेम कर दिया जाए, अगर ये तो मैंने मीडियम चेंज करके बताया ना, इफ मीडियम इज सेम तो फिर V क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम। यानी कि अगर शर्त यह है कि ये ना हो कि एक तरफ आप मैकेनिकल वेव ले रहे हैं, एक तरफ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं, एक तरफ आप साउंड वेव्स की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप वो स्ट्रिंग वेव्स की बात कर रहे हैं या वाटर वेव्स की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं करना आपने। सेम मीडियम में सेम वेव्स हैं, मतलब साउंड है या वाटर वेव दोनों तरफ या स्ट्रिंग वेव्स हैं, तो फिर इस फार्मूला के मुताबिक F का और लैम्डा का आपस में, लैम्डा इधर आ जाएगा तो F और लैम्डा का आपस में क्या आ जाएगा? इनवर्स। रेशो बनाना चाहते हैं लेकिन शर्त यह है कि V क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो रेशो बनाना चाहते हैं F1 ओवर F2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। क्लियर?
तो ये फार्मूला, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये फार्मूला v का लैम्डा बढ़ाओगे फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा। अब सवाल में आपको कुछ ऑरली शेयर करता हूँ मैं आपसे। अगर औरत की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए बोलने की, साउंड की, तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा साउंड की, और अगर मर्द की साउंड की फ्रिक्वेंसी को मज़ीद कम कर दिया जाए तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। या यूँ कह लें 3 तरह की साउंड होती है जो हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनिक जिसे कहते हैं, ऑडिबल रेंज जिसे कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। जो 20 किलो हर्ट्ज से होती है उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो इन इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? तो अगर सेम मीडियम के अंदर हैं तो स्पीड सेम होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये फ्रिक्वेंसी डबल करोगे वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर क्या चीज़ सेम रहेगी? फ्रिक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट चीज़ एक वाटर वेव्स की भी बात कर लेता हूँ। ये आपकी सारी चीज़ें आज ही कवर हो गई हैं। वाटर वेव्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है कि आपको पता है कि अगर पानी किसी जगह पे खड़ा है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक इसका डेप्थ में जो होता है, शैलो वाटर एंड डेप्थ वाटर। शैलो वाटर कहते हैं ऊपर वाले को। फ़र्ज़ कर लें ये कोई नदी है या नहर है या पानी का हमें प्लेस किया हुआ है, ठीक है जी। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ये बॉक्स ना समझिएगा, आप वाटर की लेयर समझ लें ये, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपर पार्ट होता है, ये जो बॉटम है ये डेप्थ में है, ये डेप्थ है, ठीक है जी। और ये जो है इसे शैलो वाटर बोलते हैं। ये क्या है? शैलो वाटर, ठीक है। और ये डेप्थ में है जब वाटर मौजूद है। अब चूंकि डेप्थ में नीचे ये यहाँ पे पानी है, आपको इस बात का तो इल्म है कि गहराई में जाने से प्रेशर बढ़ता है। जब गहराई में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करता है बॉटम पे गहराई में जाके, और प्रेशर बढ़ने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज करती है, और डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं, और पार्टिकल्स जितने क्लोज होंगे वो अपनी वेव को उतनी ही जल्दी आगे ट्रांसफर करेंगे, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर वेव्स की डेप्थ में स्पीड ज़्यादा होती है, समझे मेरी बात को? फिर सुने, डेप्थ में जाके प्रेशर इंक्रीज करता है जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं, और उसमें जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनका एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाना जल्दी मुमकिन होगा, तो स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए डेप्थ वाटर में वाटर वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन वही वेव जब शिफ्ट होती है शैलो की तरफ, इस तरफ को शिफ्ट होगी, ऊपर शैलो पार्ट है, तो एक चीज़ सेम रहेगी, एक चीज़ सेम रहेगी, और वो क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मीडियम समझ चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर पार्ट में आ रही है। यहाँ पर ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, लेस डेंसर पार्ट हो जाएगा, लेस डेंसर रेड मीडियम आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तो पार्टिकल थोड़े दूर हो जाएंगे। जब पार्टिकल दूर होंगे तो वेव को आगे ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम कह देंगे स्पीड क्या होगी वाटर वेव्स की? कम होगी है। तो हम कह सकते हैं कि शैलो वाटर पे स्पीड ज़्यादा कम होती है, और डेप्थ में जाके पानी की वाटर वेव्स की स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये था आपका बेटा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वेव की जो बेसिक्स हैं ये सारी सिखा दी हैं। आगे इंशाल्लाह हम फेज से स्टार्ट करेंगे, और जो आने वाले लेक्चर हैं इनमें सारी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं आपको। तो आई होप आपको अगर लेक्चर में समझ आई है, कोई नई चीज़ सीखी है, तो लेक्चर को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।